चुनाव देश के 5 राज्यों में हो रहे हैं, लेकिन पूरे देश की नजरें हैं। और नजरें इसलिए है कि महत्वपूर्ण चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण चुनाव 2 राज्यों का है। बाकी राज्यों पर इतनी नजर नहीं है, लेकिन 2 राज्यों के चुनाव देश की राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं और बहुत आगे चलकर इन परिणामों का असर भारतीय राजनीति पर हो सकता है। इसलिए लोगों की नजर इन 2 स्टेटों के चुनाव पर है। दरअसल जिन 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उनमें कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी पार्टी हारेगी, कौन कितने दम लगाएगा, कौन कहां रह जाएगा, यह तमाम चर्चाएं इस वक्त देश में हो रही हैं। देश की नजर इसलिए भी है क्योंकि वर्तमान में देश में जो माहौल चल रहा है, उसमें जो पार्टी इन चुनाव में जीत कर आएगी, निश्चित मानिए आगे चलकर देश की राजनीति में उस पार्टी के लिए संभावनाएं ज्यादा होंगी। जो पार्टी हारेगी उसके लिए संभावनाएं और कमजोर होती चली जाएंगी। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए कौन इन चुनाव में जीत रहा है, कौन हार रहा है, इस पर बात करेंगे। और क्या अनुमान है राजनीतिक विश्लेषकों के कि किस राज्य में कौन सी पार्टी कितनी सीटें जीतकर आ सकती है और आगे चलकर इनका क्या असर हो सकता है, इस पर करेंगे बात। जी हां, मैं हूं जर्नलिस्ट योगेश के शर्मा। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं तमाम राज्यों की। जिन राज्यों में चुनाव है उनमें पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, यानी कि सबसे बड़ा राज्य है जिसमें विधानसभा चुनाव हो रहे हैं उत्तर प्रदेश के बाद। इसके बाद आते हैं तमिलनाडु में 234 सीटें हैं। इसके बाद आते हैं केरल में 140 सीटें हैं। उसके बाद आते हैं आसाम में 126 सीटें हैं। और पुडुचेरी सबसे छोटे राज्य की बात करें तो मात्र 30 विधानसभा सीटें हैं। और ये 5 विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं राज्यों के, उनमें आसाम और पश्चिम बंगाल सबसे महत्वपूर्ण राज्य हैं। आसाम इसलिए कि वहां 10 साल से भाजपा की सरकार है और कांग्रेस बेताब है वहां सत्ता में आने के लिए। तो क्या आसाम में कांग्रेस सत्ता में आ सकती है? उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का किला भेदने की तमाम कोशिशें अब तक फेल साबित हुई हैं, लेकिन क्या इस बार एसआईआर में बड़ी संख्या में वोट काटने के बाद भाजपा वहां सफल हो सकती है? यह आकलन का विषय है। और केरल चूंकि हमेशा वहां सत्ता एक बार यूडीएफ एक बार एलडीएफ को होती है, लेकिन पिछली बार रिकॉर्ड टूटा और एलडीएफ लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज हो गई और यूडीएफ सत्ता में आने का सपना चूर चूर हो गया। तमिलनाडु में एआईडीएमके यानी कि जयललिता के जाने के बाद में एआईडीएमके के टुकड़े हो गए, बट गई और उसकी ताकत कमजोर हो गई। ऐसे में डीएमके लगातार ताकतवर होती चली गई और वहां सत्ता पर काबिज है। इस बार भी एआईडीएमके के प्रदर्शन को लेकर बहुत ज्यादा लोग आश्वस्त नहीं है, लेकिन फिल्म एक्ट्रेस विजय की पार्टी का वहां असर नजर आ रहा है। और विजय किसको कितना डैमेज करेंगे, यह वहां के परिणामों पर निर्भर करेगा। तो एक एक राज्यों की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तमिलनाडु की। वहां डीएमके इस समय शासन में है और जैसा मैंने कहा डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है, दूसरी ओर भाजपा और एआईएडीएमके का गठबंधन है। और विजय की पार्टी से भाजपा गठबंधन करना चाहती थी, लेकिन एक्टर विजय ने अंतिम समय में भाजपा से किसी भी गठबंधन से स्पष्ट रूप से इनकार कर दिया। अब वहां कौन सत्ता में आ सकता है? तो फिलहाल राजनीतिक प्रेक्षकों का मानना है कि डीएमके और कांग्रेस के गठबंधन को वहां फिलहाल की स्थितियों में हराना संभव नहीं है। लेकिन अगर एक्टर विजय की पार्टी डीएमके के वोटों में सिर्फ सेंध 2-4 हजार वोटों की नहीं, अगर बड़ी सेंध जिस तरह की भीड़ विजय की रैलियों में हो रही है, उस हिसाब से अगर वोट बटोरने में सफल हो गए तो हो सकता है कि डीएमके और कांग्रेस गठबंधन को परेशानी हो, लेकिन अंत और पंत डीएमके गठबंधन भारी रहेगा। एआईएडीएमके का वोट जो बिखरा हुआ है वह इकट्ठा करने में सफल होगी या नहीं होगी। लेकिन जहां तक भाजपा की बात करें तमिलनाडु में, तो भाजपा सिर्फ अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराना चाहती है। फिलहाल भाजपा के पास 4 विधायक हैं, लेकिन इस बार भाजपा 27 सीटों पर लड़ रही है और चाहती है कि उसका प्रदर्शन बढ़कर 2 गुना से ज्यादा सीटों का हो जाए। देखना यह है कि क्या डीएमके के किले को इस बार एआईएडीएमके भाजपा गठबंधन या विजय की पार्टी ढा पाएगी। अब आते हैं केरल पर। केरल पर बहुत स्पष्ट रूप से कांग्रेस का दावा है और कांग्रेस 10 साल से वहां सत्ता से बाहर है। हालांकि
वहां ट्रेंड जो है एलडीएफ एक बार यूडीएफ एक बार, वह ट्रेंड पिछली बार टूटा और टूटने का यह कारण है कांग्रेस की गुटबाजी। लेकिन क्या इस बार कांग्रेस की गुटबाजी नहीं है? दरअसल कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद का झगड़ा है। पुराने नेताओं में कशमकश है कि वे मुख्यमंत्री बने जब कांग्रेस की सत्ता है, लेकिन केसी वेणुगोपाल चूंकि राहुल गांधी के नजदीकी या पार्टी संगठन महासचिव हैं, वे भी चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने। लेकिन केसी वेणुगोपाल के पक्ष में स्थानीय सर्वे कहीं भी नहीं है। वे कहते हैं कि केसी वेणुगोपाल तमिलनाडु केरल वासियों की पसंद बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इस बार संभावना पूरी है कि कांग्रेस यानी कि यूडीएफ का गठबंधन वहां सत्ता में आएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा नहीं बनेगा अलग बात है। कांग्रेस ने भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, तमाम नेताओं को केरल में लगा रखा है। अब देखना यह है कि क्या कांग्रेस इस बार सत्ता में आने में कामयाब होगी या फिर एक बार यह गुटबाजी एलडीएफ को फायदा देगी। अब आ जाइए पुडुचेरी। पुडुचेरी में सिर्फ 30 सीटें हैं। पुडुचेरी का सीधा गणित है कि जिसकी सत्ता तमिलनाडु में आएगी, पुडुचेरी की जनता उसके साथ रहती है। ऐसे में डीएमके कांग्रेस गठबंधन की सत्ता अगर तमिलनाडु में आती है तो पुडुचेरी का परिणाम उसके अनुरूप होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है बंगाल की, पश्चिम बंगाल की। ममता का अभेद्य किला है। ममता ने पिछली बार जो चुनाव जीता था, भाजपा ने पूरी ताकत झोंकने के बावजूद ममता हारी नहीं थी। ममता 150 से ज्यादा सीटें जीत कर ले गई थी और बंपर मेजोरिटी से फिर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। लेकिन इस बार जो खास बात है, पिछली बार भाजपा 77 पर पहुंची थी। बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए और भाजपा ने पूरा जोर लगा दिया है। लेकिन प्रचार प्रसार और रैलियों से ज्यादा महत्वपूर्ण जो बंगाल में साबित होने वाली बात है वह है एसआईआर। जी हां, पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले आज अंतिम मतदाता सूची का जो ड्राफ्ट आया है उसमें से 91 लाख, जी हां, 7 सिस्टर्स की जितनी आबादी है उस पूरी आबादी के बराबर वहां वोटों को काट दिया गया है। और चूंकि पिछली बार ममता बनर्जी और भाजपा के वोटों का अंतर 58 लाख था, आप 91 लाख अगर वोट कट गए हैं वहां से, तो आप सोच सकते हैं कि फिर वहां चुनाव परिणाम कितना प्रभावित हो सकता है। हालांकि अभी भी राजनीतिक प्रेक्षक यह मानने को तैयार नहीं है कि 91 लाख वोट कटने के बाद भाजपा 77 से 150 तक पहुंचने में कामयाब हो जाएगी। लोगों का मानना यही है कि वहां सत्ता अंत और पंत में ममता बनर्जी बनाने में कामयाब होगी, क्योंकि ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है, जो 52% से ज्यादा बताया जाता है, वह इंटैक्ट है और वह ममता बनर्जी से टूटना संभव नहीं है। भाजपा अगर कोई सा वोट तोड़ रही है तो वह सीपीएम और कांग्रेस का है। लेकिन पिछले दिनों कांग्रेस के टिकट बंटवारे के बाद जो हंगामे देखने को मिले, कुछ नेताओं ने कांग्रेस ज्वाइन की, उससे लोगों में एक आश्चर्य के रूप में देख रहे हैं कि आखिरकार कांग्रेस में लोग क्यों जा रहे हैं। क्या कांग्रेस वहां पर ताकतवर बन रही है? अगर कांग्रेस वहां ताकतवर बनेगी, हालांकि ताकतवर कितनी बनेगी ये अलग बात है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बहुत दूर है, आना संभव ही नहीं है। लेकिन अगर कांग्रेस की ताकत हुई तो जो सीपीएम का वोट भाजपा के खाते में जा सकता है वह फिर कांग्रेस के खाते में जाएगा। इसका फायदा सीधे सीधे ममता बनर्जी को हो सकता है, यह राजनीतिक प्रेक्षकों का कहना है। यानी कि ममता बनर्जी को सत्ता से उखाड़ने के लिए एसआईआर के जरिए 91 लाख जो वोट काटे गए हैं वे कितने कारगर भाजपा के लिए साबित होंगे, या फिर भाजपा इतना सब कुछ करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाएगी, यह बहुत महत्वपूर्ण बात देखने वाली होगी। अब बात करते हैं आसाम की। आसाम में कांग्रेस अपनी संभावनाएं खोज रही है। जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस दिन तक कांग्रेस की स्थिति वहां बहुत ज्यादा खराब थी, यह सच है। और सच इसलिए भी है कि हेमंता बिस्वा शर्मा जिस तरह से वहां काम कर रहे हैं, इससे महत्वपूर्ण यह है कि वहां भी परिसीमन के जरिए मुस्लिम वोटों वाली जो सीटें थी उनकी संख्या घट गई है। मुस्लिम वोटों का बंटवारा इस तरह कर दिया गया है कि कांग्रेस को सीधा फायदा नहीं हो। लेकिन वहां आदिवासियों का मामला बड़ा गंभीर है और चाय बागानों के मजदूरों की मजदूरी
10 साल से नहीं बढ़ना सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और कांग्रेस उस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ने के अलावा हेमंत बिस्वा शर्मा पर जिस तरह से भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर लगातार आक्रामक रूप अपना रही है, राहुल गांधी से लेकर और कांग्रेस के तमाम नेताओं का हमलावर रुख ही नहीं है, बल्कि पवन खेड़ा की ओर से हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के 3 पासपोर्ट का जो मामला उठा है वह अब आसाम में चुनावी मुद्दा बन गया है। इसके अलावा जुबिन गर्ग जो गायक थे उनकी मौत की जांच का मामला भी वहां बड़ा चुनावी मुद्दा बन गया है और कांग्रेस के नेता इसे भुनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस वहां जीतेगी या हारेगी ये अलग बात है। लेकिन पहले जो एक तरफा मुकाबला आसाम में नजर आ रहा था, अब मुकाबला एक तरफा नहीं है। हालांकि भाजपा को अभी भी आसाम में एज है और आसाम को लेकर भाजपा आश्वस्त हो सकती है कि आसाम में बहुत आसानी के साथ में भाजपा की सत्ता आ जाएगी। लेकिन बाकी बचे 4 राज्य जिनमें केरल में भाजपा के लिए बहुत संभावनाएं नहीं है। तमिलनाडु में गठबंधन के साथ लड़कर, क्योंकि भाजपा सिर्फ 27 सीटों पर लड़ रही है, भाजपा को उम्मीद है कि उन 27 में से भाजपा 10 से ज्यादा सीटें जीतकर अपनी ताकत बढ़ाए। इससे ज्यादा भाजपा के लिए संभावना नहीं है और पुडुचेरी की 30 सीटों में वही लोग जीतेंगे जो डीएमके में जिनकी सत्ता आने वाली है। अब यह 2 राज्य पश्चिम बंगाल और आसाम सबसे महत्वपूर्ण इसीलिए बन जाते हैं कि भाजपा पश्चिम बंगाल को येन केन प्रकारेण किसी भी तरह से जीतना चाहती है और चुनाव के ठीक पहले 91 लाख वोट काटकर वोटिंग लिस्ट का अंतिम प्रारूप प्रकाशन होना इस बात का संकेत है। और इस संकेत से ठीक एक दिन पहले चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाअभियोग जो लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया गया था महाअभियोग चलाने के लिए, वह दोनों सचिवालय की ओर से खारिज किया जाना और उसके अगले दिन 91 लाख वोट पश्चिम बंगाल के काट देना कहीं ना कहीं लोगों को शंकाएं दिखा रहा है, शंका पैदा कर रहा है लोगों के मन में कि इसके जरिए भाजपा क्या पश्चिम बंगाल में बड़ा उलटफेर करने जा रही है। क्योंकि बिहार में यही एसआईआर जो दिख रहा था कि इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, उस एसआईआर के बदले में पूरा उलटफेर हो गया और एक तरह से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, सीपीएम का गठबंधन धराशायी हो गया और एक तरफा जीत एनडीए की हुई है। ऐसे में बंगाल में 91 लाख वोटों का काटा जाना क्या भाजपा को सत्ता में पहुंचाने में कामयाब होगा या पश्चिम बंगाल में जिस तरह से 52% वोटों के साथ में ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार सत्ता पर काबिज है, एक बार फिर ममता बनर्जी की दहाड़ पश्चिम बंगाल सुनने जा रहा है। अभी पश्चिम बंगाल को लेकर कहना जल्दीबाजी होगा, लेकिन आसाम में भाजपा को एज है, ये तय है। केरल में कांग्रेस को एज है, तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन एज लेगा, यह तय है। लेकिन सबकी नजर जो है वह पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों पर रहेगी, जहां ममता बनर्जी की जीत और हार के बीच में एसआईआर और 91 लाख वोटों का काटा जाना एक महत्वपूर्ण बिंदु साबित हो सकता है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।